नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद HK@। आज रीट के लिए मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक टॉपिक है, व्यक्तित्व, उससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर पहला है, व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है वॉटसन, बी ऑप्शन है आइजैक, तीसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। तो हमें ये बताना है कि व्यक्तित्व का जो प्रथम वर्गीकरण था वो किसने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सबसे पहला वर्गीकरण जो है हिप्पोक्रेटस ने ही प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रेस्मर के द्वारा बताया गया व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? कई बार हम प्रश्नों को शुरुआत में पढ़ते हैं और पीछे जाके नहीं जो लिखा हुआ होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो पहला ऑप्शन होता है पिकनिक, उस पर राइट लगा देते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन इसका सही है। जबकि रियल में प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए और लास्ट में जो नहीं लिखा हुआ होता है उसको ध्यान से गोला करके रखो ताकि प्रश्न एकदम 100% सही होने का चांस बनता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पिकनिक, एथलेटिक, एथेनिक, मिसोमॉर्फिक। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिसोमॉर्फिक। मिसोमॉर्फिक, आयताकार, लंबाकार, ये सब बताए थे किसने? शेल्डन के द्वारा जो वर्गीकरण था उसका वर्गीकरण है। ये तीनों वर्गीकरण पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक होता है। एस्थेनिक ये किसके है? ये क्रेस्मर का वर्गीकरण है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन, ये थोड़ा गलत हो गया प्रिंट, यहाँ आएगा उन, और ये मनोदय की जगह मनोदैहिक, उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किस मनोविज्ञानी की है? बहुत चर्चित परिभाषा है ये, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आइजैक, तीसरा है आलपोर्ट, चौथा है बोरिंग। तो बताइए ये किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है ऑलपोर्ट की। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? पहले क्रेस्मर का पूछ लिया गया है, अब शेल्डन का पूछा है, तो इसका आंसर बता सकते हैं सभी। पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक और चौथा है एस्थेनिक। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? यही देख लेते हैं, यहाँ एस्थेनिक लिखा हुआ है, इसमें क्रेस्मर का है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एस्थेनिक। एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक ये तीनों किसके हैं? ये तीनों वर्गीकरण शेल्डन के हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रथम व्यापक सिद्धांत पूछा गया है। प्रथम व्यापक सिद्धांत जो पूर्ण रूप से सही तरह से एक विस्तृत रूप में जो सिद्धांत था समझाया गया था, उस सिद्धांत के बारे में पूछा गया। व्यापक का मतलब यही होता है। पहला है शेल्डन, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है बोरिंग, चौथा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड ने जो दिया था व्यक्तित्व का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें उस सिद्धांत को प्रथम व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसी सिद्धांत से संबंधित है। फ्रायड के अनुसार मन की अवस्थाओं का सही क्रम होगा। जो फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उस सिद्धांत में इसने जो मन की अवस्थाएं बताई है, तो हमें बताना है उनका सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है अति अहम ईदम अहम, दूसरा ऑप्शन है ईदम अहम अति अहम, तीसरा ऑप्शन है अहम अति अहम ईदम, और चौथा ऑप्शन है ईदम अति अहम अहम। तो इसमें क्या आंसर होगा? ध्यान से पढ़ कर बताइए। इसमें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। पहले ईदम आता है, फिर अहम है और फिर अति अहम है।
प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र उत्साह के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। आप देखिए अनैच्छिक रूप से क्या है, सभी नियम जीवन की सत्यता नैतिकता की अवहेलना करते हुए उसको संतुष्ट करना है। मतलब जो भी मन की इच्छा हुई उसको प्राप्ति करना, उसको पूरा करना, चाहे उसके लिए हमें नियम जीवन की सत्यता नैतिकता सबकी अवहेलना क्यों ना करनी पड़े। तो बताइए ये मन का कौन सा है स्थिति है? पराहम अहम और दोनों पराहम दोनों इदम अहम। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा इदम। इदम जो कि एक पाश्विक प्रकृति बन जाती है जिसमें व्यक्ति की इच्छा का पूर्ण होना ज़रूरी होता है, चाहे वह किसी भी तरीके से इच्छाएं पूरी हो। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है इसका ईदम का। जो तामसिक प्रवृत्ति भी कहा जाता है, इसको राक्षसी प्रवृत्ति भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हैंस आइजैक, आरबी कैटल, ऑलपॉट, कॉल रोजर्स। तो बताइए प्रश्न नंबर 8 का आंसर इसका हो जाएगा हैंस आइजैक। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता यह वर्गीकरण किसने दिया था? आइजैक ने दिया था। अब इसी तरह का एक और सवाल था जो मैंने इसके साथ ही दिया है ताकि जिस हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे। दूसरा प्रश्न इसी तरह का एक और प्रश्न है, कई बार डाउट हो जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यहाँ अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, या अंतर्मुखी बहिर्मुखी है। बताइए इसका आंसर फ्रायड, युंग, मन, आलपोर्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा युंग। अंतर्मुखी मुखी आ जाए तब युंग करना है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता आ जाए तो आइजैक करना है। फिर है प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इस सिद्धांत जो है फ्रायड के सिद्धांत से प्रश्न बहुत बार हर बार परीक्षा में एक सवाल ज़रूर आता है, इसलिए मैंने 4-5 प्रश्न लगभग इसी सवाल सिद्धांत से लिए हैं। प्रश्न नंबर 10वें का आंसर प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न, चेतन मन का स्वामी कहा गया है? इदम अहम, परम अहम और बहुत दो नहीं। तो प्रश्न आंसर बताइए, चेतन मन का स्वामी किसे कहा गया है? चेतन मन का स्वामी कहा गया है अहम को। चेतन मन का राजा बोला जाता है, चेतन मन का स्वामी लिखा हुआ सकता है, चेतन मन का मुख्य शासक लिखा हुआ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ सकता है। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? रोड्सा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध, वाक्यपूर्ति परीक्षण या परिस्थिति परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में शामिल नहीं है। देखिए रोड्सा परीक्षण तो प्रक्षेपी विधि है, प्रसंगात्मक प्रक्षेपी विधि है, वाक्यपूर्ति भी प्रक्षेपी विधि है, लेकिन परिस्थिति परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी न होकर अप्रक्षेपी है, वस्तुनिष्ठ विधि में आती है। तो प्रश्न नंबर 11वें का सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन इसका 11वें का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? आइजैक, युंग, सिगमंड फ्रायड, हर्मन रोसा। तो प्रश्न नंबर 12वें का आंसर बताइए, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। अब 13वां प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रक्षेपी विद्या दी गई है वो बतानी है, इसके जो जनक कौन है। पहली विधि है रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और चौथा है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो ध्यान से देखिए और इनके बताइए इसके जनक या इसके जो प्रवर्तक है कौन है। सबसे पहले आता है रोड्सा स्याही धब्बा। तो रोड्सा स्याही धब्बा दिया था हर्मन रोसा ने। किसने दिया? हर्मन रोसा ने। फिर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो ये है मॉर्गन मुर्रे। तीसरा है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तो ये लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक को आप बालक भी अगर याद करने का ट्रिक देखें तो बालक भी बोल सकते हो, लियोपोल्ड बालक, और बालक का मतलब बाल,
बाल से। तो ये याद करने का थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक अपनी अपनी खुद की बनानी चाहिए, कैसे भी बना सकते हो, बस अपने को पर्सन याद करने से मतलब होता है। और चौथा है डी, तो डी आ जाएगा पाइन एंड टैंडलर के लिए। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण किसने दिया था? पाइन व टैंडलर ने दिया था। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, पहले का चौथा बताया गया, तो पहले चौथा इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत जाएगा। इसमें तीसरा देखो, एक मिनट, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। फिर देखिए दूसरे का तीसरा, तो बी में तीसरा, तो इसमें है नहीं, तो ये कट हो गया, तो ये हो गया उसका ऑप्शन राइट, बी का तीसरा। और सी का दूसरा हो गया, सी बाल प्रसंगात्मक का लियोपोल्ड बेलक हो गया। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का हो गया पाइन एंड टैंडलर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है और उसके आगे लिखा हुआ है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। एक व्यक्तित्व की विशेषता बताई गई है, हमें बताना है कि ऐसा व्यक्तित्व किस में होता है, अंतर्मुखी में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, महिर्मुखी या उभयमुखी। तो बताइए ये किस व्यक्तित्व की विशेषता है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताइए, इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो मिलनसार होता है, अधिक खुला हुआ होता है, उद्यमशील होता है, हंसमुख होता है, काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? अभी इसके जो पहले प्रश्न थे शुरुआत में, उसमें बताया गया, इसमें व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? 15वें का आंसर हो जाएगा क्रेस्मर और एक और था शेल्डन। इन दोनों ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? लियोपोल्ड बेलक मतलब लियोपोल्ड बेलक ने जो बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण दिया था, उसमें बच्चों के लिए आयु वर्ग क्या रखा था, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो 16 प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष के लिए जो बच्चे थे उनके लिए लियोपोल्ड बेलक ने यह परीक्षण किया था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। रिक्त स्थान में हमें बताना है क्या आएगा? रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच और द्रव बौद्धिकता। तो बताइए सृजनात्मकता का मतलब होता है विविध सोच से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 17वें का। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। एक अध्यापक ने, यह प्रश्न ऊपर है, ऑप्शन नीचे है, तो ध्यान से थोड़ा देखिए। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT किया, क्या किया? TAT परीक्षण किया, ताकि उनमें पहचान की जा सके। अब क्या पहचान करनी है TAT के द्वारा? पहला है उपलब्धि की, दूसरा है अभिज्ञता की, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व की, और चौथा है अभिवृत्ति की। तो प्रश्न नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? TAT प्रसंगात्मक बोध परीक्षण क्या होगा, किसका किया था इसने? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व की। प्रश्न नंबर 18वें का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ये सब व्यक्तित्व के ही परीक्षण हैं। टीए के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे ने दिया था, जिसमें 31 कार्ड का प्रयोग किया था, 30 कार्ड पर चित्र बने हुए थे, एक कार्ड सादा था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा उसके जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है। तो इसका कौन सी विधि जिसमें व्यक्ति के जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों, भावनाओं का अवलोकन करते हैं? पहला है प्रश्नावली विधि, दूसरा है व्यक्तित्व अध्ययन विधि, तीसरा है निर्धारण मापनी, चौथा है प्रक्षेपण। तो 19वें प्रश्न का आंसर बताइए। 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्तिक पर्सनली उसकी जीवन शैली का अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तौर तरीकों, विचारों आदि का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिक अध्ययन विधि। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये तो बहुत ही गलत है, ये इसका आंसर हो सकता है। और आगे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं।
एक कार्य को छोटे व प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो सही बात है। छोटे छोटे खंडों में तोड़ के बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करके भी बच्चों को अच्छी तरह से सीखने में मदद की जा सकती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये ही इसका आंसर होगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये गलत है। 20वीं प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे आज के व्यक्तित्व संबंधित 20 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न थे। इन प्रश्नों की PDF इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में कमेंट भी कीजिए कि कितने % सही हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।